कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड। इसमें यूनिट थर्ड में हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं ए पार्ट की। तो इसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी जो आपका एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का एक दूसरा नाम एंटीबॉडीज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या अब आपको कुछ इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज या स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, एक ही चीज होती है वो। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी जैसे आपने एंटीबॉडीज पढ़ा होगा ना, IgA, IgG, IgE, IgM। तो IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो उसको हम देखने वाले कि इम्यूनोग्लोबुलिन पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, and that is made in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen that cause its production। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया, वायरस, एक्सवाइजेड कुछ भी, अगर ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो एक तरह से पैथोजन है। ठीक है, एंटीजन है एक तरह से वो। तो एंटीजन, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। एक तरह से क्या रिस्पॉन्स करती है? हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी इससे प्रीवियस पार्ट में बताया था कि सब कुछ बताया था कि एंटीबॉडीज, टी सेल, बी सेल, ठीक है, टी सेल हेल्प, फिर वो फर्दर CD8 या CD4 टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहला इस पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखो। ठीक है, देन आपको समझ आएगा कि बी सेल, टी सेल्स, ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है कि जो बी सेल से वो फर्दर एक्टिवेशन होने के बाद वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा सेल से देन फर्दर एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन जब एंटीजन आता है तब एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज कब बनती है? जब एक एंटीजन हमारी बॉडी में आता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनती है। तो एंटीबॉडीज, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। एंटीबॉडीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन बिलोंग टू द एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन IG फैमिली। देखो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, गामा ग्लोबुलिन होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेके चलती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। देखो आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर आप प्लाज्मा प्रोटीन आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिन होता है, ठीक है, सॉरी फाइब्रिनोजन होता है, और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के इस तरह के प्रोटीन होते हैं। अब इसमें से स्पेसिफिक अगर हम बात करें ग्लोबुलिन की, ठीक है, आप आपने पढ़ा होगा ना इम्यूनोग्लोबुलिन। आप ये इम्यूनो तो समझ आ गया, इम्यूनो तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम से आपका रिगार्डिंग है। ग्लोबुलिन यानी ग्लोबुलिन यहाँ से आया है, इस प्रोटीन से आ रहा है। ठीक है, तो इस ग्लाइकोप्रोटीन में, ये फर्दर ग्लाइकोप्रोटीन 3 पार्ट में आता है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ग्लोबुलिन फर्दर 3 आगे फर्दर आता है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा। अब ये गामा जो है, ये ही आपका क्या है, एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप पढ़ोगे कि एंटीबॉडीज क्या है, बिलोंग टू अ गामा ग्लोबुलिन। अब आपको समझ आया, यानी प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और यहाँ पे आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये। ठीक है, इसमें से भी ग्लोबुलिन जो है, ये आपका ग्लोबुलिन फर्दर अल्फा, बीटा, गामा के अंदर से आता है। ठीक है, इसमें भी जो गामा है, गामा हमारी एंटीबॉडीज होती है। गामा किससे बिलोंग करती है, मतलब एंटीबॉडीज गामा से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि ये गामा ग्लोबुलिन हम इसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे सिंथेसाइज होती है बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, अगर मैंने आपको थोड़ा सा, और मैं आपको प्रीवियस पार्ट का एक छोटा सा टॉपिक दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि हमने बोला कि जो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा सेल से बनती है। हमने अभी देखा ना डेफिनेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेड बोन मैरो से T लिम्फोसाइट्स और यहाँ पे बीटा सेल्स से ये एक्टिवेट होने के बाद ये हेल्पर सेल इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती है। तो ये आपको सीक्वेंस लर्न करना है। ठीक है, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखो, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट 25-30% ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन। ठीक है, और एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन अ सीरम। ठीक है, एंड टिश्यू फ्लूइड्स, और आपका जो ये आपका म्यूकोजल सरफेस हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, पर हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज नहीं होता। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना कि एवरी प्रोटीन, यानी ऑल प्रोटीन्स, सॉरी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। आपने ये पढ़ा होगा ना पहले भी कि जो हर एक प्रोटीन, हर एक एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, लेकिन हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। तो ये ऐसे यहाँ पे है कि हर एक एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, लेकिन हर एक ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि IgG होती है, IgA होता है। इसको आप कैसे लर्न करोगे, इसको आप गेम डी से लर्न करो, GAME, गेम डी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ऐसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन ई और ए डी, ठीक है। तो गेम डी से लर्न करो कि सारे इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि बच्चों कई बार इसको थोड़ा लर्न करने में दिक्कत होती है, ठीक है। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है एम जो है वो म्यू को करेगा, ई जो है यहाँ पे एप्सिलॉन को कर रहा है, और डी डेल्टा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का। इम्यूनोग्लोबुलिन आप बोल सकते हो या एंटीबॉडीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो आपको पता है कि एंटीबॉडीज आपने ऑलमोस्ट सुना होगा कि वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि एंटीबॉडीज जरूरी नहीं है कि वाई शेप की होती हैं, वो और भी अलग अलग तरह की होती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी जाके। अभी तो आपने पढ़ा कि एंटीबॉडीज, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जी एंटीबॉडीज, GEME, डी एंटीबॉडीज, तो उनकी भी अलग अलग एक स्ट्रक्चर होता है, उनका भी अलग, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रक्चर हमें अभी सिलेबस में नहीं पढ़ना भी, ठीक है। आपको बस इसमें एक ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना चाहते हो उसके बारे में, तो अगर आप देखोगे उनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट शेप होती है, ठीक है। वो अभी मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, बस उसके बारे में लिखा है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे आप ये एंटी बॉडीज का यानी इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो देखो पहले इसको हम, यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन की हुई है। जैसे सी जो है यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट डोमेन है, ठीक है, जो सी जो ये रिप्रेजेंट करे कांस्टेंट डोमेन है। वी जो है वेरिएबल डोमेन है, और यहाँ पे एच और जो एल है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है हैवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैवी चेन को, और एल जो है लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी एच 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 एच, और यहाँ पे भी एच है आपका, यहाँ पे भी, ये आपकी क्या है, एक तरह से दो हैवी चेन है, एक ये वाली हैवी चेन है और एक ये वाली हैवी चेन है, ठीक है। और यहाँ पे एल जो है ये आपकी दो, यहाँ पे क्या है, दो लाइट चेन है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो आपके पास हैवी चेन है, दो आपके पास लाइट चेन है, ठीक है। तो एक चेन ये हो गई आपकी हैवी चेन, और दूसरी चेन ये वाली होगी आपकी, ठीक है। दो चेन होगी हैवी, क्योंकि अभी जब पे एच एच लिखा हुआ है ना, तो हैवी इसका मतलब है, ठीक है। और एक चेन ये वाली है, ये वाली। तो यहाँ पे दो चेन, बेसिकली लाइट क्या है, लाइट भी दो चेन है, तो H2L2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है आपके एक एंटीबॉडीज के अंदर, यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको एक साइट दिख रही है, देखो एक दिख रहा है ना आपको, एक स्पेसिफिक साइट है। अब इस साइट्स में क्या होता है, ये एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी किसको पकड़ेगी, एंटीजन को ही पकड़ेगी ना, एंटीजन आपकी बॉडी में आता है। तो ये एंटीजन, हर एक एंटीजन के लिए हर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। जब भी एक एंटीजन हमारी बॉडी में नया आता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी नई 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 क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। अब इस एंटीबॉडी का एक ही फंक्शन होता है, इन एंटीजन को पकड़ना, ठीक है, पकड़ के रखती है। क्योंकि एंटीजन क्या होता है, हमारे बॉडी में इधर उधर भागते रहते हैं। जब वो भागते रहेंगे तो हम उसको इजीली नहीं मार सकते। जो देखो एक होता है ना पुलिस चोर होता है, अगर चोर बार बार भागता रहेगा, इधर उधर छुपता रहेगा, तो पुलिस के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक पुलिस क्या करती है, उस एरिया में पूरा लॉक कर देती है कि इस एरिया से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो वो भी क्या होता है कि वहीं पे बंद हो जाता है, चोर जो होता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीजन्स को इस तरह से पकड़ लेती है। अब बाहर से क्या होगा, मैक्रोफेज आएगा, मैक्रोफेज एंटीजन को आके खा लेगा। तो यानी अगर ये भागती रहेंगी इधर उधर, तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, मैक्रोफेज खा नहीं पाएगा। मैक्रोफेज, अब देखो एंटीबॉडी से क्या किया, इसको पकड़ लिया एंटीजन को, अभी भाग नहीं पा रहा, भाग नहीं पाएगा, तो जो मैक्रोफेज आएगा मैक्रोफेज को खा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे NH3 ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पे COH होता है, यहाँ पे डायरेक्ट की जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे चला जाता है ऊपर, ठीक है, NH2 बन जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पे देखो पूरा COH लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये होता है। तो कई बुक्स में आप देखोगे NH2 या इससे भी रिप्रेजेंट क्या होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जंप करके यहाँ पे चला जाता है, इस तरह से। और क्या होता है यहाँ पे इसमें कि सल्फर सल्फर एक तरह से डाइसल्फर बॉन्ड्स के थ्रू ये एंटीबॉडीज इस तरह से, मतलब जो आपकी लिंकेज है हैवी चेन की और लाइट चेन की, इस तरह से लिंक होता है। देखो यहाँ पे इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड से के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके थ्रू यहाँ पे लिंक हो रखा है इस तरह से। अब देखो इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आपकी है ये पेप्टाइड क्लीवेज साइट्स है, क्या ये पेप्टाइड क्लीवेज साइट्स को हम बोल देते हैं। और एक चीज क्या होती है, यहाँ पे एक फैब होता है, ये फैब साइट होती है, और ये FC साइट होती है। अब देखो इसके अंदर जो मेन चीज क्या है, ये फैब साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फैब साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो एंटीजन को पकड़ रही है, यही तो एंटीजन को बाइंड कर रही है। इनके पास तो एंटीजन का बाइंडिंग साइट है, इनके पास दो साइट है, एक साइट ये वाला, एक साइट ये वाला है। किसी किसी के पास काफी ज्यादा होते हैं,
ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, फैब साइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एंटीजन को पकड़ने का काम करती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है बस, ठीक है, ये इस तरह से खड़ी रहती है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर की थोड़ी और बेसिक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देखो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज पहला हमारे पास पॉइंट क्या है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे होती हैं, इसमें 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती हैं और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती है। मैंने आपको पहले बताया कि तभी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करें, H2 से और L2 से। ठीक है, तो एक हैवी चेन ये है, दूसरी हैवी चेन ये है, और एक लाइट चेन ये है, ऑरेंज वाली एक ये वाली है। तो यहाँ पे इस तरह से 2 हैवी चेन होती है, मतलब 2 हैवी चेन होती है, 2 आपकी लाइट और 2 आपकी हैवी। ठीक है, तो अभी क्या बन गया, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। ठीक है, अब देखो जो लाइट है उसका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये भी कम होगा। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है, 22,000 डाल्टन, और इसका जो इसमें अमीनो एसिड कितने हैं, 220 अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। और हैवी चेन के अंदर आपके पास 55,000 डाल्टन इसका वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें अमीनो एसिड कितने हैं, 450 के अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये किससे लिंक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें कोई कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं है। इसमें लाइट चेन जो सिमिलर इन द ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, लाइट चेन जो है ये हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर सेम रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट चेन अकर इन 2 वेरिएंट्स, 2 टाइप्स, यानी एक तरह से इसमें क्या होता है, कापा होता है, एक होता है यहाँ पे लैम्डा होता है। ठीक है, कापा और लैम्डा में 2 वेरिएंट्स की चेन्स होती है यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि जो ये आपकी लाइट चेन है इसमें वेरिएंट है, देखो एक वेरिएंट ये रहा, एक वेरिएंट ये रहा। ठीक है, इसमें लाइट चेन में 2 वेरिएंट्स होते हैं और 2 क्या होते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ये आपका V रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंट को, एक मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, V जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंट को, वेरिएबल है मतलब वेरिएबल डोमेन है, और C है आपका कांस्टेंट डोमेन है। तो यहाँ पे वेरिएबल डोमेन और कांस्टेंट डोमेन। ठीक है, लाइट चेन की अगर मैं बात करूँ, ऐसी हैवी चेन के अंदर होता है। यहाँ पे हैवी चेन के अंदर क्या होता है, एक वेरिएंट हाई होता है, एक कांस्टेंट हाई चेन होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका कांस्टेंट वाला है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन पर्टिकुलर एंटीबॉडीज आइदर 2, ये तो 2 लैम्डा होंगे या आइदर 2 कापा चेन होंगी, आर प्रेजेंट बट नॉट 1 लैम्डा और 1 कैप्टा। देखो हर एक एंटीबॉडीज में क्या होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज में मैं बात कर रही हूँ, दोनों में ये तो एक एंटीबॉडीज में क्या होगा, ये तो दोनों ही लैम्डा होंगे या दोनों ही कापा होंगे, लेकिन दोनों में कापा और लैम्डा दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट एंड हैवी चेन्स आर सब डिवाइडेड इनटू अ वेरिएंट एंड कांस्टेंट रीजन। ठीक है, मैंने बताया ना लाइट चेन एक वेरिएंट होता है, एक कांस्टेंट होता है, एंड ईच हैवी एंड लाइट चेन कंटेन अमीनो टर्मिनल। ठीक है, एक मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अमीनो एक होता है यहाँ पे कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक तो होता है अमीन, अभी तो यहाँ पे अमोनिया बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने बताया ना, यहाँ पे आ जाता है एक हाइड्रोक्सी लगा होता है। ये टर्मिनेशन देखो, यहाँ पे भी एक अमोनिया से एंड हो रहा है और यहाँ पे भी एक कार्बोक्सी एंड हो रहा है, और यहाँ पे भी अमोनिया और यहाँ पे भी एक तरह से ये कार्बोक्सी से एंड हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों ही लाइट भी और हैवी चेन भी दोनों, एक तो अमोनिया से और यहाँ पे कार्बोक्सी टर्मिनेट से एंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसका वेट कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कांस्टेंट रीजन के बारे और वेरिएबल रीजन के बारे में बताया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एच चेन में भी क्या होता है, यहाँ पे 110 अमीनो एसिड होते हैं लोकेटेड एट द एंड टर्मिनल। ठीक है, इज नोन एज अ वेरिएबल टर्मिनल, एंड ईच इम्यूनोग्लोबिन पेप्टाइड चेन हैज अ इंट्रा चेन जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड चेन, जिसको ये एकदम से लूप में फॉर्म कर देती है। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइट चेंज होती है कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल डोमेन। ठीक है, लाइट चेन आपकी सिंगल वेरिएबल डोमेन होती है और सिंगल आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन हैवी चेन देखो मैंने आपको दिखाया ना भी कि जो एक आपके पास, ये आपके पास एक ही इसके पास क्या है, वेरिएंट है, और एक ही पास लाइट है, मतलब कांस्टेंट है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हैवी चेन में कंटेन्स ऑफ 1 वेरिएबल, एक इसके पास वेरिएबल होता है। देखो इसके पास एक ही वेरिएबल है, लेकिन 3 इसके पास क्या है, कांस्टेंट है, 1 2 3। ठीक है, हैवी चेन के पास कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, और कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। और लाइट चेन के पास कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और एक ही कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टोटल मिलाओगे तो दोनों का अलग अलग हुआ। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे वही चीज़ कि हैवी चेन कंटेन 1 वेरिएबल डोमेन। ठीक है, इसको हम VH बोल रहे हैं, और 3 कांस्टेंट जिसको हम CH1 CH2 CH3 बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हिंज रीजन होता है इस सेगमेंट इन हैवी चेन बिटवीन द H2 CH1 और CH2 में यहाँ पे एक हिंज रीजन होता है।
देखो यहाँ पे ये आपका एक हिंज रीजन है ये, ठीक है। एक होता है आपका फैब रीजन, फैब जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फैब रीजन स्टैंडर्ड फॉर अ फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से फ्रेगमेंट जो एंटीजन होते हैं वहाँ पे बाइंड करता है, एंड वे एंटीजन बाइंड एंड टेक प्लेस, वहाँ पे एंटीजन आता है, वहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। एंड एंटीजन बाइंड टू द accomplished by a amino termination region and effector function by a carboxylic termination C termination। एंड देखो आपने पढ़ा होगा ना कि अमोनिया में भी क्या होता है, एक एन टर्मिनल होता है, जैसे अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड में भी क्या होता है, एक अमीनो टर्मिनल होता है और एक क्या होता है आपके पास सी टर्मिनल होता है, ठीक है। एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल होता है। तो इस तरह से भी इसमें भी ऐसी हो रही है, क्योंकि वो भी क्या है, एक तरह से अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड से बना है यहाँ पे मिलकर, कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है अभी दिखाया भी था मैंने आपको, ठीक है। अब देखो फैब रीजन कितने होते हैं, 2 फैब रीजन होते हैं हर एक एंटीबॉडीज में। कितने फैब होते हैं, 2 फैब होते हैं। मैं दिखाया था ना मैंने, एक फैब इधर है, एक फैब इधर है, तो ठीक है 2 फैब हो गई, 2 फैब हो गया आपके पास। और यहाँ पे आपके पास जो वी एल डोमेन है एंड वी एच डोमेन है, फॉर्म इन एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे वीसी जो है, वीसी जो है आपके फ्रेगमेंट क्रिस्टलेबल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज द well conserved amino acid sequence along with the fragment of the crystal, ठीक है। and it allow the interaction of the immune complex and other phagocytosis cells and complement। आगे तो सारा देखो सेम है, ठीक है। एफसी क्या होता है मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, ठीक है। देखो मेन तो आपकी एंटीबॉडी है, इसमें जो आपके पास कांस्टेंट, वेरिएबल, हैवी चेन, लाइट चेन, ये सब आपको एक एंटीबॉडी में रिप्रेजेंट करके आना है। एग्जाम में कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंटीबॉडीज का, वैसे आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज कैसी होती है, इसमें कौन कौन से रीजन होते हैं, फैब रीजन क्या होता है, एफसी रीजन क्या होता है, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग रीजन क्या होता है, और ये सारे आपको पता होना चाहिए कौन से बॉन्ड से ये एंटीबॉडीज जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स जब पीडीएफ फॉर्म में आ जाएंगे तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, बना के एक बार जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मतलब डाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। अब बेसिकली क्या है कि इस एंजाइम जो आपके पास ये एंटीबॉडीज है, इसको कैसे इसमें आपने देखा जो एक हिंग रीजन होता है, ठीक है, ये जो आपका हिंग रीजन होता है एक तरह से, इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं इसमें वो बताया है बेसिकली, ठीक है। वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें एक तरह से क्या होता है, पेपेन एंजाइम होता है। ये पेपेन एंजाइम क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड इन द हिंज रीजन आर ब्रोकन, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है हिंज रीजन का उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि एक एंटीबॉडीज इस तरह से बनी होती है, वाई शेप का इस तरह से एंटीबॉडीज है, ठीक है, वाई शेप की। अब यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा, तीसरा, 3 फ्रेगमेंट इस तरह से बनते हैं ना। अब इसमें से देखो 3 फ्रेगमेंट है ये, इसमें प्रोड्यूस 3 फ्रेगमेंट, और उसमें से दो फ्रेगमेंट है, ऊपर वाले जो 2 फ्रेगमेंट है, ये वाला वी शेप का जो फ्रेगमेंट है और एक नीचे वाला फ्रेगमेंट है। अब ऊपर वाला जो ये फ्रेगमेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फैब रीजन, ठीक है, फैब फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड अ फैब फ्रेगमेंट। ये क्या करता है, इसके पास दो क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, आप पहले भी पढ़ा आपने इसके बारे में। और एक नीचे क्या होती है, एफसी बाइंडिंग साइट होती है। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है 1 क्या होती है, एफसी बाइंडिंग साइट, ठीक है। और यहाँ पे पेप्सिन पेप्सिन डाइजेशन क्या है, प्रोड्यूस अ सिंगल फ्रेगमेंट कंपोज 2 फैब लाइक अ सब यूनिट फैब 2। यहाँ पे क्या होता है, देखो 2 फैब है, ठीक है, 2 फैब है और उसके बाद 2 ही एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और एफसी फ्रेगमेंट इज नॉट रिकवर्ड एंड डाइजेस्ट टू अ स्मॉल नंबरस पेप्टाइड, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम देख, अभी तो स्ट्रक्चर खत्म हुआ है, लेकिन अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ी थी ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोबुलिन। तो एंटी ग्लोबुलिन में जो हमने जी एंटीबॉडीज पढ़ी थी, ए एंटीबॉडी पढ़ी थी, बी, ई, डी। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि इसके बारे में, हर एक एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रह गया है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि एंटी ग्लोबुलिन सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपके पास जी है, जिसको हम आईजीजी एंटीबॉडीज बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना है कि ये क्या होती है, द मोस्ट अबेंडेंट क्लास इन द सीरम, ठीक है। सबसे अबेंडेंट अगर आप बात करोगे, सबसे अबेंडेंट आपके कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, वो होती है जी, ठीक है। कितनी परसेंट होती है ये आपकी, अगर आप देखोगे तो 80% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। एंड प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, आपके ब्लड में भी होती है, प्लाज्मा में भी होती है, और आपके टिश्यू फ्लूइड में भी होती है। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर जाती है, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ये। और जब ये एक प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है तो एक फीटस को एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है।
fetus co-neonate at the birth, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द क्रोज प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी टू fetus एंड neonate at birth। एक पॉइंट ऊपर भी है, इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ द 23 days, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 23 डेज की होती है। एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटोप्स, लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा इसी की लाइफ है, ठीक है। एंड acts against bacteria, virus and by ऑप्सोनाइजिंग एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होता है, 10 to 15% होती है। ये रेंज के अकॉर्डिंग दी है, सबसे हाईएस्ट जी होती है, देन ए होती है। ये आपका 10 से 15% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है प्रेजेंट। ये आपकी मिल्क में प्रेजेंट होती है, मदर की मिल्क में प्रेजेंट होती है, स्लाइवा के अंदर होती है, टीयर जब हम रोते हैं ना तो उन टीयर में भी एंटीग्लोबुलिन होती है, म्यूकस के अंदर, म्यूकस आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, आपका जो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक होता है वहाँ पे म्यूकस होता है ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट इन सीरम एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, ठीक है। एंड एक्सटर्नली सिक्रीशन एग्जिस्ट एज अ डाइमर कॉल्ड यहाँ पे सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो अगर आप ये सीरम के अंदर एग्जिस्ट करे तो ये मोनोमर में एग्जिस्ट करेगी, अगर एक्सटर्नल सिक्रीशन में अगर ये आ गई है तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और इसकी देखो मैंने बताया था ना कि शेप जो होती है एक तरह से इसके पास क्या होती है, जे चेन होती है। यहाँ पे इट हैज अ जे चेन, जे टाइप की चेन होती है। एंड सेक्रेटरी पीस एक तरह होता है। इसका हाफ लाइफ कितनी होती है, 6 से 8 दिन तक ये चलती है। एंड प्रोवाइड अ लोकल इम्यूनिटी, ठीक है, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंड सेक्रेटरी IgA बाइंड टू द सरफेस एंटीजन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड प्रोवाइड इट्स अटैचमेंट एंड invasion of the mucosal surface of the respiratory and digestive tract immunoelimination and secretory IgA provide a important line of the defense against the आपको जो सैल्मोनेला टाइफाई होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करती है। जो आपका विब्रियो क्लोरा होता है, ठीक है, जो डायरिया कोज करता है बेसिकली, ठीक है। और नेसेरिया गोनोरिया होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है, पोलियो वायरस होता है, उसके अगेंस्ट ही काम करता है। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी IgA प्रेजेंट इन अ ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रोटेक्ट न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ, ठीक है। एंड प्रमोट अ फैगोसाइटोसिस, यानी जो इस सेल्स को भी खा जाता है, फैगोसाइटोसिस एंड इंटरसेलुलर किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M की, ठीक है, IgM। अकाउंट ऑफ 5 to इसकी कितना होता है, इसका अमाउंट कितना, ये 5 to 10% होता है। देखो सबसे ज्यादा कौन सा होती है, IgG, उसके बाद होता है IgA। IG कितना परसेंट होता है, 10 से 15 तक का। और IgM का कितना होता है, 5 से 10%, ठीक है। टोटल सीरम प्रोटीन होता है। एंड पॉलीमर ऑफ द 5 मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इसको हम पेंटामर बोल देते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ गलत बोल दी थी कि जो उसकी शेप, देखो शेप वाई रहती है, लेकिन यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना, जे चेन हो गई, ठीक है, ये जो मोनोमर हो गई, ठीक है, इस तरह से आप अगर आप उनकी शेप बनाओगे ना तो वो वाई नहीं रहकर एक तरह से क्या होगी, वैसे तो होती वाई ही है वो, मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वाई होती वाई शेप की है। लेकिन जैसे यहाँ पे बोले ना कि पेंटामर, एक पेंटामर फॉर्म में बन जाती है, पॉलीमर यहाँ पे बन जाती है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे ना कि उनकी शेप तो वाई में होती है, लेकिन वो पेंटामर फॉर्म में बन जाती है। अगर आप इनकी शेप थोड़ा कंपैरिजन करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस फॉर्म में बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसमें मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका जो हाफ लाइफ होता है 5 डेज का होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द IgM 80% प्रेजेंट इन द वेस्कुलर, ठीक है। एंड कांट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, ठीक है। And the presence of IgM antibodies in a serum of newborn indicate the congenital infections. And earliest immunoglobulin to be synthesized by a fetus 20 weeks. And यहाँ पे जो first आपको immunoglobulin to be produced by a primary response in the antigen, ठीक है, and relative to a short lived and demonstration in the serum indicate फालतू का ही है, ठीक है। तो monomeric IgM appearance on the surface of the unstimulated B lymphocytes and act as a receptor for a antigen. नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूग्लोबिन E, ठीक है, IgE। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द IgG, जी की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन होते हैं इसके पास, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको लिखा हुआ है, इसका हाफ लाइफ जो है 2 डेज का होता है। ये क्या होते हैं, हीट लेबल होते हैं। अगर ये क्या होते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर 56 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको हीट करें 1 घंटे के लिए तो ये इनएक्टिव हो जाता है,
ठीक है। 56 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए उसको हम हीट करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। एंड नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन 0.3 UF जो होता है, ठीक है, पर ml। और यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलरी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, प्रोड्यूस्ड इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बाइंडिंग ऑफ द FC फैब, जो FC फैब बाइंड टू द FC फैब रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड बेसोफिल्स एंड जो आपका टिश्यू मास सेल्स होते हैं, यानी फैब जो होता है ये फैब आपके जो सेल्स होते हैं ना, जो बेसोफिल्स होती हैं, टिश्यू मास सेल्स होते हैं, उनके ऊपर फैब साइट्स के थ्रू ये बाइंड करता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ द एनाफिलेटिक शॉक्स जो होते हैं, फीवर, हाई फीवर के, अस्थमा के जो होते हैं, ये इसी एंटीबॉडीज के थ्रू ही मतलब जो रिस्पॉन्स होता है वो शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी एंड हेलमेंटिक पैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, IgD। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है IgG की तरह, ठीक है। इसकी सीरम की कंसंट्रेशन होती है 30 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, और 0.2% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। और यहाँ पे इसकी जो हाफ लाइफ होती है 3 days की होती है। और IgD टुगेदर विद IgM इज मेजर मेम्ब्रेन bound immunoglobulin in the stimulant on stimulant B lymphocyte act as the recognizer receptor of for antigen, ठीक है। अब यहाँ पे एंड में मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो रोल ऑफ डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। देखो अगर हम बात करें IgG जो स्पेसिफिकली होती है ये आपकी प्रोटेक्ट करती है बॉडी फ्लूइड्स को। IG जो A होती है ये आपकी प्रोटेक्ट करती है बॉडी सरफेस को। IgM जो होती है प्रोटेक्ट करती है बॉडी जो ब्लड ब्लड स्टेम जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। IgE का मेन रोल क्या होता है, ये आपकी इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है। IgD जो होती है रोल मतलब इसका जो रोल है वो अभी क्लियर नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होता है खत्म। और इसकी नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में से जाके आप उसको लिंक को क्लिक करोगे, देन वहाँ पे जो नोट्स है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल आपके पास हो जाएंगे। वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में। और अगर आपको कोई लगती है इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ एंड उसका सोल्यूशन आप फिर देखते हैं आगे। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।